स्वागत है आपके अपने प्यारे से अमेजिंग से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। जैसा आपको मालूम है कि पिछली 2 वीडियोस में हमने आपके साथ एस्टेट के पीजीटी मैथमेटिक्स जो लास्ट ईयर का पेपर था उसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसके बीच में 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूं। आज हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बीच में क्वेश्चन नंबर 111 से लेके 120 को मैं कवर करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 हमसे क्या कहता है? मैथमेटिक्स इज द गेटवे and key of all the sciences. This statement is given by whom? गणित सभी विज्ञानों का सीही द्वार तथा कुंजी है, यह कथन किसने दिया? 4 ऑप्शन हमारे पास है, डाल्टन, नेपोलियन, हुसबेन और रोजर बेकेन। जो ये स्टेटमेंट गिवन था, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रोजर बेकेन। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज द करेक्ट आंसर। अब समस्या ये है कि अगर आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा तब तो आप टिक कर दोगे, और अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो आप तुक्का लगाओगे। तुक्का लगाने में सवाल सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो अब इस तरह के सवालों का समाधान क्या है? इस तरह के सवालों का एक ही समाधान है, आप गूगल खोलिए, गूगल पे लिखिए फेमस सेइंग अबाउट मैथमेटिक्स बाय साइंटिस्ट। क्या लिखेंगे? फेमस सेइंग अबाउट मैथमेटिक्स बाय साइंटिस्ट। तो आपको कम से कम 100-150 सेइंग मिलेंगी मैथमेटिक्स के बारे में। उसको पेज पे लिखिए, हर रोज इसको पढ़ते रहिए। अगर उनमें से कोई पेपर में आ गया तो आपका ठीक हो जाएगा, और नहीं तो भगवान भरोसे, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 112 था दैट वाज बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में भी एक बहुत सस्ता था टॉपिक जिसका नाम है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम से एक क्वेश्चन था, देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, विद इन 1 या 2 मिनट होने वाला सवाल था। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. एक बंदा है, वो बंदा 4 में से 3 बार सच बोलता है। इसका मतलब सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/4। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना है? ऑब्वियस सी बात है 1/4। जब 4 में से 3 बार सच बोलता है तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब आपसे क्या कहता है? He reports that he throws a die and reports that it is a 6. उसने डाई को फेंका और डाई को फेंक के 6 आ गया। उसने रिपोर्ट किया 6 आया। प्रोबेबिलिटी बताइए, इट वाज एक्चुअली 6। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है 6 आ गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सच में 6 आया था। इसका मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। देखिए भाई, बेस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। बेस थ्योरम क्या कहती है? बेस थ्योरम कहती है पहले सच बोलो और फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब उसने सच बोला था। ऐसे ही डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बाय ट्रूथ, इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बाय फॉल्स। ऐसा बन जाएगा। अब इसकी वैल्यूज निकाल दी। देखो भाई, अगर उसने सच बोला, सच बोल के 6 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, एक डाइस के अंदर सिर्फ एक ही जगह 6 होता है, इसलिए जब वो सच बोलेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। सिंपल सी बात है। अगर उसने झूठ बोला कि 6 आया, इसका मतलब 6 तो आया नहीं, इसका मतलब क्या आया? 1 से लेकर 5 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी दैट विल बी 5/6। आप समझिए इसको, उसने झूठ बोला कि 6 आ गया, इसका मतलब 6 नहीं आया। 6 नहीं आने का मतलब 1 से लेकर 5 के बीच में से कोई भी नंबर आ गया, तो उसका प्रोबेबिलिटी 5/6 है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो भाई इसमें। तो भाई देखो, ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास था 3/4, ट्रूथ के साथ 6 आया था 1/6, डिवाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाई 1/6, प्लस में क्या आएगा 1/4 और मल्टीप्लाई में 5/6। आप देखिए 4 into 6, 4 into 6, 4 into 6, सब में एक जैसा आ रहा है, कॉमन काट दिया। तो ये मेरे पास क्या आएगा? 3/3 plus 5, this will be 3/8. So 3/8, this will be the required answer. So option number C was the correct option. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, मेरे को लिखने में समय लगा, नहीं तो 1 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, देखते हैं आपसे क्या कहता है। नंबर 113 था दैट वाज बेस्ड अपॉन द कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे फेवरेट टॉपिक डी मॉर्गेस थ्योरम।
ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है, विश्वास मान के चलिए 1 मिनट लगता है इस क्वेश्चन को करने में, 1 भी नहीं लगता अगर आपका प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छा है। डी मोरलेस थ्योरम क्या कहती है? इफ n इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव देन cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर n दिस विल बी इक्वल टू cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। कहने का जो n पावर है वो एंगल के बीच में जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्वेश्चन क्या है? द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आइटा रेज टू पावर n इज 2 रेज टू पावर n by 2 cos n pi by 2, 2 रेज टू पावर n cos n pi by 4, 2 रेज टू पावर माइनस n by 2 cos n pi by 4 और 2 रेज टू पावर n by 2 cos n pi by 4। ठीक है जी। अगर फैमिलियर हो आप इस क्वेश्चन के साथ तो आप देख सकते हो, मैं इसको अंदर वाले को ना पोलर फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। अब पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करूंगा? मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सप्रेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी एक्सप्रेशन को मैंने √2 से डिवाइड कर दिया। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि मुझे दिख रहा है जो π/4 एंगल है वो 1/√2 पे बनता है और 1/√2 sin π/4 cos π/4 दोनों का वैल्यू होता है। तो मैंने क्या लिखा? मैंने इसको लिखा √2, ये मेरे पास आ गया 1/√2 प्लस में 1/√2 आइटा इस सारे की पावर n, ऐसा बन जाएगा। इसको मैंने क्या लिखा? √2 की पावर n बाहर आ गया, 1/√2 को मैंने लिखा cos π/4 प्लस का आइटा, जो आगे वाला 1/√2 था उसको मैंने sin π/4 लिख दिया। मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। √2 का मतलब क्या है? 2 रेज टू पावर 1/2 इस सारे की पावर n। यहां पे मैंने डी मॉर्वियस थ्योरम अप्लाई किया। जैसे आप डी मॉर्वियस थ्योरम लगाएंगे ये एंगल के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर जाके, तो हमने इसको लिखा cos n π/4 प्लस का आइटा साइन n π/4। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, क्या बन गया? 2 रेज टू पावर n/2 cos n π/4 प्लस का आइटा 2 रेज टू पावर n/2, इसको मैं लिखूंगा साइन n π/4, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका रियल पार्ट कौन है? 2 रेज टू पावर n/2 cos n π/4। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जैसे आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे सो ऑप्शन नंबर डी दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे सिंपल, सबसे आसान सवाल है, डी मॉर्वियस थ्योरम आना चाहिए और आपकी नजर होनी चाहिए इसको देखने की कि मैं इसको फटाफट से किस तरह से पोलर फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। देखते हैं आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 114 था, दैट वाज अगेन अ फ्री गिफ्टेड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो मैं मान ही सकता कि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है? इफ a plus iota b raised to power 1/3 this will be x plus iota y, then you have to find the value of 4 into x square minus y square। एलिमेंट्स की बुक में भी सोल्ड एग्जांपल है, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में आता है। कैसे करेंगे? क्यूब कीजिए दोनों। तो सबसे पहले हमने क्या किया? क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हमने इसके दोनों तरफ क्यूब कर दिया। क्यूब करने से क्या आएगा? a प्लस आइटा b रेज टू पावर 1/3 इस सारे की पावर 3, दिस विल बी x प्लस आइटा y रेज टू पावर 3, ऐसा बनेगा। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, ये बन गया a प्लस आइटा b। a प्लस b का होल क्यूब खोलिए, क्या होता है? a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a² b और प्लस में 3ab होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास। तो ये क्या आएगा? a प्लस में आइटा b, इसको मैं लिख सकता हूं x का क्यूब, आइटा का क्यूब होता है माइनस आइटा, सो माइनस का आइटा y क्यूब, दिस विल बी 3x² y आइटा और इसका वैल्यू लगाएंगे आइटा स्क्वायर का तो माइनस y स्क्वायर। रियल में रियल पार्ट, इमेजनरी में इमेजनरी पार्ट, इकट्ठा कीजिए क्या बनेगा? दिस विल बी a प्लस आइटा b। यहां पे मेरे पास क्या लिखा है? x क्यूब, ये मेरे पास क्या लिखा है? माइनस का 3xy स्क्वायर प्लस में आइटा, इमेजनरी वाली चीजें क्या है? 3x² y और माइनस का y क्यूब, ऐसा बनेगा। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, आपको मालूम है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर
और इमेजनरी पार्ट के बराबर होता है। तो कर दो भाई इसको, a बराबर होगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और b मेरे पास बराबर होगा 3x² माइनस में y क्यूब। ठीक है जी, हमने क्या किया, यहां से x को कॉमन निकाला, बीच में बचेगा x² माइनस 3y²। यहां से y को कॉमन निकालिए, 3x² माइनस y²। इसको मैं नीचे लाऊंगा, a बाई एक्स, दिस विल बी x² माइनस 3y²। इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी b बाई y 3x² माइनस y²। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे हमें मिलेगा a बाई एक्स प्लस b बाई वाई, x² और 3x² 4x² माइनस 3y² माइनस y² माइनस 4y² विच इज इक्वल टू 4 इंटू x² माइनस y²। यही तो हमें निकालना था कि 4 इंटू x² माइनस y² का वैल्यू किसके बराबर है। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू हमारे पास बराबर है a बाई एक्स प्लस b बाई वाई के। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस है। हो सकता है कैलकुलेशन करने में आपको समय लगे, लेकिन अगर आपने पहले से ये सवाल कर रखा है तो 1, 1.5, 2 ज्यादा से ज्यादा इतना ही समय लगता है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में समय नहीं लगता। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो 115 था वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मुश्किल तो नहीं था, बट अगर आपने ट्रिक पकड़ लिया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो समझ ही नहीं आता उस समय में करना कैसे है। इसको देखते हैं कैसे करना है। आपसे कहते हैं हमारे पास एक फंक्शन है yx, दिस इज गिवन टू बी, हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x प्लस 3x² अप टू सोन और साथ में क्या है dx, इसका इंटीग्रल है। एक छोटा सा हिंट हमारे पास गिवन है यहां पे, इसी को पकड़ के सवाल होता है, अदरवाइज तो थोड़ा प्रॉब्लम है इस सवाल में। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे 2x² बाई 2, 3x² का इंटीग्रेशन करेंगे 3x³ बाई 3 अप टू सो ऑन, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको लिखा yx, दिस विल बी x प्लस में x² और प्लस में x³ अप टू सो ऑन और प्लस में क्या आएगा c। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे बाय पुटिंग इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यू क्या है, जब x का वैल्यू 0 है तो वहां पे फंक्शन क्या दे रहा, y दे रहा। तो y की जहां पे 0, x की जहां पे 0, 0 प्लस 0² प्लस 0³ अप टू सोन प्लस में c। तो आप यहां से देख सकते हैं जो हमारे पास c आएगा उस c का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास फंक्शन क्या बचेगा उसको मैं यहां लिख रहा हूं, yx x प्लस में x² प्लस में x³ अप टू सोन, कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। अगर आप इसको ध्यान से देख गए, बस यही देखना है इसको ध्यान से, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म x है और कॉमन रेशियो x² बाई x। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो मेरे पास ये x के बराबर आ जाएगा। ठीक है भी, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये मेरे पास x के बराबर आ जाएगा। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला मुझे अच्छे से आता है, क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। मुझे कैसे पता लगा, ये वाली कंडीशन ही तब हम लगाते हैं जब इनफाइनाइट जीपी का सम हम लोगों को निकालना होता है। ठीक है जी, तो यहां लगा दो, a का वैल्यू कितना है x और जो मेरे पास r है उसका वैल्यू कितना है, वो भी x है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x अपॉन 1 माइनस x। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप यहां से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ट्रिक पकड़ पाओ तो। सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन किया, x की यहां 0 लगाया, y भी 0 था तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 आ गया। उसके बाद हमने इसको देखा तो ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी की कंडीशन भी दिया है सम वाला, तो हम लोगों ने इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया a अपॉन 1 माइनस r। तो a का वैल्यू भी x है और r का वैल्यू भी x है, तो हमारा आंसर आएगा x ओवर 1 माइनस x। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 आप लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो 116 था, दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
बेस्ड अपॉन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे कहते हैं इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p इंटू p माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, दीज आर ऑफ द अपोजिट साइंस। आपको इसको समझना है, दीज आर ऑफ द अपोजिट साइन। कहने का मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आएंगे अल्फा और बीटा, उनका साइन अपोजिट है। कहने का मतलब है अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव है। यही मतलब है ना, बी पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये कंडीशन बच्चे को मालूम है, जो रात को सो के उठता है ना सीधा, उसको भी पता होता है कि सर अगर अपोजिट साइन है तो उस केस में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा, है कि नहीं भाई। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो भी नेगेटिव। फिर हमें अच्छे से पता है अगर मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास c बाई a के बराबर होता है, और नेगेटिव का मतलब क्या है, वो 0 से छोटा है। यहां पे c का वैल्यू क्या है, p अपॉन p माइनस 1 डिवाइड बाई 3, दिस इज लेस देन 0। तो आप इसको लिख सकते हैं p इंटू p माइनस 1, 0 मल्टीप्लाई 3 तो 0 आएगा। उसके बाद हम लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है, p इंटू p माइनस 1 दिस विल बी लेस देन 0। कैसे निकालते हैं भाई इसके रूट्स, वेवी कर्व मेथड से। p 0, ये कहां 0 बनेगा, 1 के ऊपर। तो वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है, यहां से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेस देन 0। तो लेस देन 0 कहां दिख रहा है, लेस देन 0 हम लोगों को इस इंटरवल के बीच में दिख रहा है। इसका मतलब जो हमारा p है वो बिलोंग करेगा 0 से 1 को, क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं है। अगर इक्वल टू का निशान होता तो मैं क्लोज इंटरवल डालता, अब इक्वल टू तो नहीं है, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच का इंटरवल आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत जल्दी होने वाला सवाल है। ये कंडीशन तो सबको पता होता है, जिसने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई भी दो रूट्स का साइन अपोजिट है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। देखते हैं आप लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 117 वाज अगेन फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। इजी क्वेश्चन था, अच्छे से होने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, you have to find the solution of the differential equation dy by dx this is equal to y into square root of y square minus 1 divided by x into square root of x square minus 1 with y at x is equal to 2 where the value of the y is 2 by root 3। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हैं और इजी से देख भी पा रहे होंगे कि हम लोग यहां से इजीली वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहां से वेरिएबल सेपरेट कर दिए। तो जैसे आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे y के साथ dy वाली टर्म और x के साथ dx वाली टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है सीकेंड इनवर्स y का इंटीग्रेशन। ऐसे ये हमारे पास है सीकेंड इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1 over x into square root of x square minus 1। सॉरी, सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 over x into square root of x square minus 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंड इनवर्स x, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर हमें इनिशियल कंडीशन दिया है कि अगर x का वैल्यू मेरे पास 2 है तो y का वैल्यू 2 by root 3 है। तो लगाइए भाई क्या बनेगा, सीकेंड इनवर्स y की जहां पे 2 by root 3, दिस विल बी सीकेंड इनवर्स 2 और प्लस में क्या आएगा c। cos 30 डिग्री पे √3/2 है तो सीकेंड का होगा, सीकेंड 30 पे होगा। इसको मैं लिखूंगा सीकेंड इनवर्स सीकेंड π/6 और 1/2 वैल्यू cos में 60 पे होती है तो सीकेंड में 2 वैल्यू कहां होगी 60 पे। सो सीकेंड इनवर्स सीकेंड ऑफ π/3 प्लस का c। अब सीकेंड इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच होता है 0 से पाई माइनस π/2, ये दोनों इसके बीच में लाई करते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। π/6 इसको लेके आओ इधर π/3 प्लस का c, तो आप यहां से c निकाल सकते हैं, कितना आएगा π/6 माइनस का π/3। जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास
माइनस का π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू लगा दो इसमें, क्या बन गया सीकेंड इनवर्स x, दिस विल बी सीकेंड, सॉरी यहां क्या है सीकेंड इनवर्स y माइनस का सीकेंड इनवर्स x और माइनस का π/6। इस सीकेंड इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाइए तो ये सीकेंड बन जाएगा, बीच में आएगा सीकेंड इनवर्स x माइनस का π/6, दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, अच्छे सवालों की कैटेगरी में है और जल्दी होने वाला सवाल है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, और देखते हैं आप लोगों से क्या कहता है। जो 118 था वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन का, और काफी फेमस क्वेश्चन है। आपसे कहते हैं इफ sin y इज इक्वल टू 1 प्लस का x इंटू sin 1 प्लस वाई, देन यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, सारे के सारे ऑप्शन में जो हमारा आंसर है वो y में है। तो इनडायरेक्टली हिंट हमें गिवन है, जब इस तरह के आंसर हम लोगों को चाहिए होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग dy बाई dx ना निकाल के वहां पर हम लोग dx बाई dy निकालते हैं और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो बाद में हम लोगों को dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है, यही ट्रिक होती है। हमने डिफरेंशिएट किया, आप लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, हमने दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दिया। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव करेंगे dx बाई dy। इसमें हमने क्वोशिएंट रूल लगाया, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे का ऐसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे माइनस कोस वाई, माइनस में ऊपर वाला ऐसे का ऐसे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास कोस 1 प्लस का y आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास होगा dx बाई dy, ऊपर आइडेंटिटी बनेगा ट्रिग्नोमेट्री, तो ने इसको लिख दिया sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये मेरे पास हो गया sin a माइनस बी, तो 1 प्लस वाई माइनस वाई डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई, तो इसको मैंने लिख दिया dx अपॉन dy। तो y से y कैंसिल हो गया, मुझे क्या निकालना था dy बाई dx, निकाल लो भाई। dy बाई dx कैसे मिलेगा, आपको dx बाई dy का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर 1 प्लस का y ऊपर चला गया और साइन 1 हमारे पास नीचे आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्रिक मालूम है तो 1 मिनट भी नहीं लगता इस सवाल को करने में। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 हम लोगों से क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 119 था बहुत ही ट्रिकी सवाल था, करने वाला इसको 4-5 मिनट लगा के करता है और करने वाला इसको मात्र आधे मिनट में भी करता है, आधा मिनट या लगा लो 1 मिनट। इस क्वेश्चन को करने में 1 ही मिनट लगने वाला था क्योंकि इसके बीच में छोटी सी ट्रिक है, अगर समझ पाए तो। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a, b एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस विल बी a इज नॉट इक्वल टू b। दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक लाइन इसके इंटरसेक्शन से पास करती है और साथ में AB वाले पॉइंट से भी पास करती है, तो आपसे कहते हैं इसकी इक्वेशन क्या आएगी। अमूमन तौर पे जब ये सवाल हमारे पेपर में आता है तो यहां पे इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपसे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकलवाएगा। तो मोस्ट ऑफ द 99.9% केसेस में ऐसा होता है कि लाइन जिस भी पॉइंट से पास करती है वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप इस पॉइंट को इस चारों में डाल के देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करा है। आप बोलेंगे सर टाइम बहुत लगेगा, नहीं लगेगा। देखो फटाफट से, या देखो बेटा सामने हमने लिखा x की जगह पे a, y की जगह पे b, दिस विल बी ab इंटू a प्लस बी। क्या ये इसके बराबर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब कभी भी इसके बराबर नहीं होता है। ये वाला ऑप्शन हमारे पास हो नहीं सकता क्योंकि अगर मैंने a लगाया b लगाया a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां कितना आएगा 0, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां देखिए अगर मैं a b लगाऊंगा, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो प्लस वाला माइनस वाले के बराबर नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन आएगा कौन सा? ये वाला। क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? यस सर। देखो कैसे,
मैंने y की जगह पे लगा दिया b और x की जगह पे लगा दिया a, हमारे पास क्या आ गया, किसके बराबर आना चाहिए, ए बी इंटू में हमारे पास क्या है, a माइनस का b। आप इसमें से कॉमन निकाल लो, जैसे मैंने कॉमन निकाला तो बीच में मेरे पास यही आ गया ए बी इंटू ए माइनस बी। सो सिर्फ और सिर्फ थर्ड इक्वेशन ऐसी है जहां से ये पॉइंट पास कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। इतना ही काम आपको करना था। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है तो 30 सेकंड लगते हैं इस सवाल को करने में। अगर हम लोगों को ये ना पता चले, अगर मान लो हमें ना पता लगे, तो हम लोग इस सवाल को कैसे करेंगे, उसका मेथड मैं आपको समझा देता हूं। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था पहले लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस का by माइनस का ab। जब कोई एक लाइन किसी दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास करती है तो उसकी इक्वेशन होती है पहली इक्वेशन प्लस में लैम्डा टाइम्स bx प्लस में ay माइनस ab इज इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाली जो लाइन है वो a कोमा b से पास करती है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसको पुट कीजिए, लैम्डा की वैल्यू निकालिए, जैसे a इंटू ए b इंटू बी माइनस का b प्लस का लैम्डा टाइम्स, इसको मैंने लिखा ba, दिस विल बी ab माइनस ab, दिस विल बी 0। यहां से आप लैम्डा निकालेंगे और उस लैम्डा की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। वैसे इतना लंबा चौड़ा मेथड वहां पे करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपसे इतनी कैलकुलेशन वो करवाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऐसा ही होता है, जो पॉइंट दे रखा होता है तीन ऑप्शन उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं और एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई होता है जो कि हमारा आंसर होता है। बस यही फर्क है, जो अपने पेपर को सही समय पे पूरा कर पाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सब पेपर ही करते रहते हैं, उनका पूरा कभी होता नहीं है। तो इन ट्रिक्स का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 आप लोगों से क्या कहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 was again a very easy question from the topic of the functions। वर्बली क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का e raised to power x के बारे में मालूम है, f is a function from real number to real number where r is the set of the real numbers defined by fx is equal to e raised to power x, then f is surjective only। surjective का मतलब है onto only। onto का मतलब क्या है, कोडोमेन के हर एलिमेंट को डोमेन में प्रीमेज अगर मिल गया तो onto होगा। इंजेक्टिव ओनली, इंजेक्टिव का मतलब है 1 1 डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 1 एंड onto बोथ। और नाइदर सब्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव का मतलब है ना तो 1 1 होगा ना ही onto होगा। अगर आपको हल्का सा इसका ग्राफ मालूम है, हल्का सा, तो सवाल खत्म है। ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ हम लोगों को ऐसा ऐसा दिखेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। ये हमारे पास y एक्सिस को कहां काटेगा, जहां पर x 0 होगा। x को 0 लगाइए, जैसे आप 0 लगाएंगे तो 0,1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये 1 1 onto है कि नहीं। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, जैसे आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मालूम है e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x है और e रेज टू पावर x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब fx जो हमारे पास है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और जो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है दैट इज ऑलवेज 1 1। सो f इज 1 1 फंक्शन। इसलिए जो ये फंक्शन है ये हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा। आप देख लो x की किसी भी दो डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो इसका ये वाला फंक्शन 1 1 तो है। onto की बात करते हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस फंक्शन का जो रेंज मुझे दिख रहा है वो 0 से इंफिनिटी है। ये कभी इसको टच नहीं करेगा और आगे तक जा रहा है इंफिनिटी तक। तो इसका y वैल्यू कहां से कहां ले सकता है, 0 से इंफिनिटी ले सकता है। लेकिन जो इसका कोडोमेन मेरे पास है वो रियल नंबर है। तो आप कह सकते हैं कि सर रेंज मेरे पास कोडोमेन के बराबर नहीं है। इसका मतलब कोडोमेन में जो नेगेटिव रियल नंबर है उनको कभी भी प्री इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो नेगेटिव वालों को प्री इमेज नहीं मिला,
और अगर नेगेटिव वालों को प्रीमेज नहीं मिला तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन ऑन2 तो नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 1 है, ऑन2 नहीं है। दैट मींस इसका जो आंसर रहेगा दैट इज इंजेक्टिव ओनली, बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव तभी होता है जब 1 1 ऑन2 दोनों होता है, तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 1 फंक्शन है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन हमने आपको समझाए सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक।